हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्विक बुक दृष्टि का, ठीक है, बायोलॉजी का जो कहा जाता है कि इसमें से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मद्य निषेध, ठीक है, उसके बाद और भी बीपीएससी यूपीएससी में साइंस का ही है। और हम लोग जीव विज्ञान के पहला देखेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है जैविक वर्गीकरण, ठीक है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। कहता है कि जीव विज्ञान जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। कहा जाता है कि समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। मतलब समस्त जीवधारियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम 1821 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। कहा था जीव विज्ञान का सर्वप्रथम 1821 में, ठीक ना। कब किए थे? 1821 में किए थे। और दो व्यक्ति थे, एक थे फ्रांस के थे, एक थे मतलब कि जर्मनी के थे, ठीक है ना। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक लिखे थे हिस्ट्रो एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था। थियोफेटिस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो उधर एक व्यक्ति थे जो थियोपेटिस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया ऑफ प्लांट नामक पुस्तक में लिखे थे, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे जो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, और एक थे वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक ना, जो थे थियोफेटिस थे, ठीक ना। और अपने पुस्तक में भी लिखे थे इसके बारे में। उसके बाद है जीवों के गुण, उसके गुण के बारे में जानना है। सजीव स्वयं की प्रकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनिमय करने वाले संपादन तंत्र होते हैं, जो बाह्य उत्पीड़नों के प्रति क्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। और उनके जो कहा जाता है निम्न गुण के आधार पर सजीवों को निर्जीव से अलग किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि कोशिकीय संगठन सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई कोशिका है। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी होता है। मतलब कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और यह जीवों का एक निर्धारण भी है। उसके बाद है उपचयन। जीव को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपचायिक क्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। उपचायिक क्रिया कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। उपचायिक क्रिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। पहले जो कहा जाता है कि पहला है उपचयन। इस क्रिया के द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है। जैसे में वृद्धि क्रिया कहता है कि इस क्रिया के द्वारा जो सजीवों के शरीर में जो सरल अणुओं के जटिल अणुओं का निर्माण होता है उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। जैसे में वृद्धि का क्रिया, ठीक ना। दूसरा है अपचयन। इस क्रिया के द्वारा जीवों के शरीर में जटिल अणुओं टूटकर सरल अणु का निर्माण करता है तथा ऊर्जा को मुक्त कर देता है, उसे अपचयन कहते हैं। जैसे में श्वसन क्रिया हो गया। कहा जाता है कि इस क्रिया के द्वारा जीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणु का निर्माण करता है। कौन अणु का? सरल अणु का निर्माण करता है और तथा ऊर्जा का मुक्त करता है, उसे कहते हैं अपचयन, ठीक है ना। आगे है वृद्धि, ग्रोथ। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई
कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक ना। अब है प्रजनन। जीवों का द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। मतलब जीवों द्वारा अपने समान जीवों के को जन्म देने की क्षमता को प्रजनन कहलाता है। मतलब अपने जैसे संतान को जो उत्पत्ति करता है उसी को कहते हैं प्रजनन कहलाता है। यह जीव का मुख्य गुण होता है। मतलब जीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देता है, उसे कहते हैं प्रजनन कहलाता है। आगे है चेतना। यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है। चेतना जो है यह सजीवों के निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है, अर्थात सभी जीवों में अनुभूति करने और प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व, रासायनिक पदार्थ आदि के प्रति प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। उसके बाद कहा जाता है कि उपयुक्त के अलावा गति, पोषण एवं उत्सर्जन भी सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आता है। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि पौधे तथा जंतु दोनों ही सजीव होता है। कहा जाता है कि इन लक्षणों के स्पष्ट होता है कि पौधे और जंतु दोनों ही सजीव होता है। इसके बाद कहा जाता है कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पौधों तथा जंतुओं को विभेद किया जा सकता है। पौधों को निम्नलिखित आधार पर लक्षण और इसका जंतुओं को विभेद किया जाता है। पहला देखो पादप एवं जंतु के अंतर। पादप और जंतु में देखो उधर कोशिका भित्ति जो होता है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उधर कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधों में मतलब कि भित्ति पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होता है। इसका जो कोशिका से बनाता है सेलुलोज के बना होता है, ठीक है ना। इसका कोशिका भित्ति कोशिका बनाता है सेलुलोज का बना होता है। और जंतु कोशिकाओं में इसका कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली होता है। मतलब इसमें जंतु में होता है कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप का रंग हरे होता है। जो पेड़ पौधे के जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, ठीक ना, पादप के जो पेड़ पौधों के जो पत्ती जो होता है हरे होता है, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ठीक ना। उसके बाद है रसधानी में पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानी पाई जाती है और जो कोशिकाओं के द्रव से भरी रहती है। मतलब इसमें जो पेड़ पौधों में जो एक मतलब द्रव के लिक्विड के रूप में भरा हुआ रहता है। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधानी पाया जाता है। मतलब जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में वो क्या होता है? छोटी होता है। उसके बाद तर्काय कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है, कुछ जो पादप होता है उसमें अनुपस्थित होता है तर्काय। उसके बाद जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक प्रदान करता है। तर्काय जो होता है जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक में पास होता है और कोशिका विभाजन में सहायक भी होता है। उसके बाद है पादप अपना भोजन स्वयं करते हैं। पादप जो होता है पोषण में, ठीक ना, वो अपना भोजन स्वयं करता है और जंतु भोजन पौधे एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। और ये हो गया पोषण, ठीक है ना। इसके बाद आगे है उसके बाद है गति। इसमें मृदा में स्थिर होते हैं और जैसे में शैवाल हो गया ये सब, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है। जंतु भोजन गति करते हैं अपवाद में, ठीक है। उसके बाद वृद्धि। जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभज्योतकी क्षेत्र के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहता है। मतलब पेड़ पौधे जो होता है अपने पूरा जीवन काल में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। जंतु में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होता है। उसके बाद उत्सर्जन। पादपों में विकसित उत्सर्जित तंत्र का अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पादों तथा तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं जो इनके शरीर में असंचित रहता है। उसके बाद है ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। मतलब कि जो जंतु जो होता है ये अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया ये सब जो हो गया, ठीक है। उसके बाद है अनुक्रिया। पादपों में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदन अंगों का अभाव होता है। मतलब पेड़ पौधों में जो संवेदन अंगों का क्या होता है? अभाव होता है, जिस कारण विभिन्न उत्पीड़नों यथार्थ प्रकाश संपर्क आदि के प्रतिक्रिया इनकी प्रक्रिया धीमी होती है। जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र एवं संवेदन अंग पाया जाता है जो उत्पीड़नों के प्रति
परंतु प्रक्रिया देती है। अब है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिकीकरण वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्वारा द्वि जगत सिद्धांत से होती थी। कहता है कि जीवों का जो नाम मतलब कि पड़ा था, ठीक ना, कैरोलस एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। कहता है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण शुरुआत जो किए थे कैरोलस लिनियस ने किए थे और द्वि जगत सिद्धांत पे से किए थे। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था। कहते थे कैरोलस लिनियस जो है उसको दो भाग में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत में बांटे थे। इसीलिए लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। लिनियस को कहता है वर्गीकरण के पिता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सन 1753 ईस्वी कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किए थे। कैरोलस लिनियस जो थे द्विनाम पद्धति जो निकाले थे 1753 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद इसके अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था। प्रत्येक जीव का जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश, दूसरा शब्द है जाति। तो उधर कहा जाता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था। पहला जो शब्द जो था वंश, दूसरा शब्द जो है जाति, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो स्पेसिस हो गया, लैटिन नाम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जिसमें होमो का उस वंश का नाम है और जिसकी एक जाति सेपियंस होता है। उसके बाद है जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन एक साथ किया जा सके। कहा कि जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हम जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता R.H. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत नाम 5 भागों में बांटे थे और पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब है मोनेरा के बारे में जाने। मोनेरा है क्या? यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक मतलब जीव है। मतलब ये मोनेरा जो है एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक ना। अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिका होता है। कारण कि मोनेरा जो होता है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिकांग होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसमें कहता है कि केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, ठीक ना। इसमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाया जाता है। पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी रासायनिक संश्लेषी प्रकाश संश्लेषण अथवा विषमपोषी मिट्टीजीवी परजीवी दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए जीव नीला अर्थात नीला हरित शैवाल ये सब होता है। उसके बाद है प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। इसमें भी एक कोशिकीय, ठीक ना, इसमें भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। और कहा जाता है कि हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी हो जाता है। मतलब कभी कभी जो होता है ये बहुकोशिकीय भी हो जाता है। यथार्थ केलप या समुद्री घास प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। कहता है कि जो समुद्री घास होता है, ठीक ना, या प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु जगत एवं कवक के बीच कड़ी का कार्य करता है। और इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया फ्लैजेला नामक संरचना भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कुछ में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। मतलब यह जो होता है स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है, मतलब दोनों तरह के होता है। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल हो गया, डाइटम प्रोजेक्टे यूग्निला हो गया, ये सब जो है, ठीक ना, सदस्य होता है। अब है कवक। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। मतलब कवक जो होता है एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है और ये विषमपोषी होता है। ये कैसा होता है? विषमपोषी होता है, ठीक ना। आगे अतः इन्हें मिट्टीजीवी भी कहा जाता है। कवक को मिट्टीजीवी भी कहा जाता है। इसमें से कोई अपना जीव एक विशेष
अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेता है और इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कहा जाता है कि इनका कवकों में काइटिन नामक शर्करा पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य होता है कवक में। अब है सूक्ष्म जीव। संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीव को वर्गीकरण किया है। सब सेलुलर, इस प्रकार की संरचना डीएनए या आरएनए प्रोटीन पर आवरण के द्वारा घिरा हुआ होता है, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सब, ठीक ना। उसके बाद कहा जाता है कि परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाता है, इसके लिए इन्हें मेजबान की आवश्यकता होती है। ये जीवाणु पौधों तथा जीवों के गुण कर वृद्धि कर सकते हैं और इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानिस्की ने 1892 इसमें तंबाकू के में मोजेक रोग की खोज भी किए थे। कहा जाता है कुछ रोग जैसे में जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, ये सब, और खतरनाक बीमारी भी वायरस भी होता है, ठीक है ना। आगे है प्रोकैरियोटिक। इनकी कोशिका संरचना असाधारण होता है। इनकी जो कोशिका संरचना जो होता है साधारण होता है, जिसमें केंद्रक उपांग उपस्थित नहीं होता है, जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गया। जो उधर कहा जाता है प्रोकैरियोटिक में इनकी कोशिका संरचना साधारण होता है और इसमें जो कहा जाता है जिसमें केंद्रक एवं उपांग भी उपस्थित नहीं होता है, ठीक ना। और यह प्रोकैरियोटिक एवं कोशिकीय सरल जीव होता है। यह जो होता है प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय सरल जीव होता है। ये मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है और कुछ बैक्टीरिया जैसे में नॉस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के कारण होता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है यूकैरियोटिक। इनकी कोशिका संरचना जटिल होता है। इनकी जो कोशिका जो होता है संरचना जो होता है जटिल होता है और जिसमें केंद्रक एवं विशेषकृत उपांग उपस्थित होता है, जैसे में हो गया प्रोटोजुआ, कवक, शैवाल आदि। अधिकांश कवक पर पोषित मिट्टीजीवी होता है। अधिकांश जो होता है जो कवक जो होता है मिट्टीजीवी होता है। कैसा होता है? मिट्टीजीवी होता है, ठीक ना। इनमें जनन कायिका खंडन विखंडन मुकुलन के द्वारा होता है। इनमें जनन जो होता है विखंडन, मुकुलन या खंडन के द्वारा होता है। इनका उपयोग ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में इत्यादि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। कुछ जो कवक होता है मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। गंजापन, दमा एवं दांत खाज एवं एक प्रमुख कारक होता है। इसके अलावा फसलों के कई रोग होता है कवक द्वारा फैलते हैं, जैसे गेहूं का रस्ट रोग हो जाता है, खमीर और मशरूम में भी कवक हो जाता है, भी कवक हैं। सभी प्रोटोजुआ परपोषी होता है। जितना भी प्रोटोजुआ परपोषी होता है, कहा जाता है कि प्रोटोजुआ जो होता है परपोषी होता है और प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रायः जो परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ट्रिपैनोसोमा नामक निंद्रा रोग का कारण भी प्रोटोजुआ ही होता है। एक मतलब निंद्रा रोग है, ठीक ना, उसका कहा जाता है कि प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। साथ ही मलेरिया, पेचिस जैसे रोग भी प्रोटोजुआ के कारण होता है। सर्दी जुकाम तथा फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है। सर्दी जुकाम में तथा फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं हो पाता है, ठीक ना, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा फैलता है। आगे पादप है, प्लांट। यह सेलुलोज से बना कोशिकाओं भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। तो उधर पादप जो होता है ये सेलुलोज से बना होता है। किसको से? सेलुलोज से, ठीक ना। ये सब सेलुलोज से बना होता है और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। यह स्वपोषी होता है। कैसा होता है? यह जो होता है स्वपोषी होता है। आगे, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। जो पेड़ पौधा जो होता है खाना जो होता है स्वयं बना लेता है, ठीक ना। और अतः क्लोरोफिल धारक भी सभी पौधे इसी वर्ग के सदस्य होता है। जितना भी क्लोरोफिल जो होता है इसी वर्ग के सदस्य होता है और इनका शरीर ऊतकों और एवं अंगों से निर्मित होता है। इनका जो शरीर होता है ऊतक और अंगों से निर्मित होता है। पादप को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पादप को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब है थैलोफाइटस। इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण
विलीन नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना मूल तना पत्ती में विभाजित नहीं होता। इनका जो संरचना जो होता है मूल तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है। आगे, इस वर्ग के पौधे को समानता शैवाल कहा जाता है। इस वर्ग के जो पौधे होता है समानता शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होता है, जैसे थूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि। ये सब अब है, ये सब देखो, ये सब स्पाइरस गायरा है, ठीक है, ये सब है, कारा है। अब है ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में संवहन के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइटा है, इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक ना। और ये पादप तना पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है। ये जो होता है पादप तना पत्ती जैसे संरचना में विभाजित होता है। इस वर्ग के पादप पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। और उदाहरण के लिए मॉस हो गया, ठीक ना, ये सब देखो, मॉर्गस, मॉस, ये सब जो है। अब है टेरिडोफाइटा। इन पौधों का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। इस सब के जो शरीर जो होता है जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। इसे संवहन ऊतक भी उपस्थित होता है। इसमें संवहन क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें संवहन उपस्थित होता है, जैसे फॉर्न हो गया, ठीक ना। ये सब जो है, ये सब 3 वर्गों में पादप को जनांग अंग प्रत्यक्ष होता है तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता। इस समय बीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ये फॉर्न हो गया, फॉर्न, ठीक है। धान की फसल के साथ एजोला हो गया, ये सब फसल के साथ। अब है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्या ये पौधे नग बीज होते हैं। ये जो होता है नग बीज होता है, ठीक ना। और इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। इनका जो कहा जाता है कि फलों के अंदर नहीं होता है। और ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा कष्टी होता है, जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया। ये सब देखो, पाइनस है, साइकस है, ठीक है। आगे हैं एंजियोस्पर्म। इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहता है। एंजियोस्पर्म के जो फलों के अंदर जो बंद रहता है बीज, और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। इनके जो बीजों का विकास जो होता है अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। और इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, ठीक ना। आगे है बीज पत्र की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है एंजियोस्पर्म को। आगे है पहला जो एक बीजीय पत्र, जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। एक पहला जो है एक बीजीय पत्र होता है जिसमें एक बीज पाया जाता है। दूसरा है द्विबीज पत्र जिसमें 2 बीज पत्र पाया जाता है। अब है जंतु। यह यूकोरियोटिक बहुकोषीय विषमपोषी प्राणी वर्ग होता है। मतलब इसमें जो है जंतु जो होता है यूकोरियोटिक होता है, बहुकोषीय होता है, विषमपोषी प्राणियों का वर्ग होता है, जो कोशिका भित्ति रहित कोशिका से बना होता है। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होती है। प्राणियों की संरचना एवं आकार जो होता है भिन्नता होती है, और होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मति, पाचन तंत्र, परिसर तंत्र एवं अन्य जनतंत्र की संरचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। कहा जाता है कि जंतु वर्ग के वर्गीकरण के आधार पे पहला है, कहा जाता है कि संगठन के स्तर हो गया, समिति हो गया, द्विकोरिकी हो गया, त्रिकोरिकी संगठन हो गया, शरीर की गुहा या प्रगुहा या सीलोम हो गया, खंडीकरण हो गया, पृष्ठ रज्जु हो गया। ये सब बांटा गया है। संगठन के स्तर, यद्यपि प्राणी जगत में के सभी सदस्य बहुकोषीय है। यद्यपि मतलब कि कहा जाता है कि प्राणी जगत जो सभी सदस्य जो होता है क्या होता है? बहुकोषीय होता है। परंतु सभी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के संगठन प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ में कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है, कुछ में होता है संगठन का जो स्तर होता है दिखता है, ठीक ना।
और तो कुछ में ऊतक के स्तर का संगठन दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कुछ में तो ऊतक के जो संगठन जो होता है दिखाई भी देने लगता है, ठीक ना। उसके बाद है प्लेटो हेलीमंथीजे तथा अन्य उच्च संघों में अंग स्तर का संगठन दिखता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये सब जो है रज्जु की अंग मिलकर तंत्र के रूप में शरीर का कार्य करते हैं, जो अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है। अब है विभिन्न प्राणियों समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिल प्रदर्शित करते हैं। जैसे में किसी में खुला परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है तो किसी में बंद पाया जाता है। समिति प्राणी को समिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। प्राणी को समिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है और असीमित स्पंज में पाई जाती है, जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष के गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया सकता है। जैसे में सीली ट्रेला टीनो फोर एकाइनोडर्म में अरीय समिति पाई जाती है। किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के भीतर को दो समरूप भागों में विभाजित करता है। अब आगे हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में द्विपक्षीय समिति पाया जाता है, जिसको दो भाग में बांट दिया जाता है, उसको द्विपक्षीय समिति कहा जाता है, जिसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाले रेखा द्वारा शरीर के दो समरूप दाएं एवं बाएं भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, दाएं एवं बाएं भागों में। द्विकोर या त्रिकोरीय संगठन सिलेंट्रेटा जैसे प्राणियों में कोशिकीय दोष भ्रूणीय अस्तर जैसे बाह्य त्वचा हो गया, आंतरिक त्वचा मतलब अंदर में हो गया में व्यवस्थित होता है। ये प्राणी द्विकोरी कहलाता है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में त्रिस्तरीय भ्रूण स्तर अर्थात मीसोडर्म उपस्थित होते हैं त्रिकोरीय स्तर कहलाता है। जैसे में हो गया रज्जु की तक प्राणी होता है, ये सब हो गया। अब है शरीर की गुहा। शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार होता है। मध्य त्वचा से अच्छित शरीर गुहा को दो गुहा या प्रगुहा कहलाता है। इसमें से युक्त प्राणी को प्राणी गुहा कहते हैं। जैसे में मोलस्को हो गया तो पोडो हो गया। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीसोडर्म से अच्छित नहीं होता है। कुछ जो प्राणी में गुहा मीसोडर्म से अच्छित नहीं होता है, ठीक ना। त्वचा बाह्य त्वचा अंत त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इसमें जो त्वचा जो होता है अंत त्वचा बाह्य त्वचा के रूप में फैला हुआ रहता है, ठीक ना। और ऐसे शरीर गुहा एवं ऐसे प्राणियों में कुटहिका कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए एस्कोलिथियम। जिन प्राणियों में शरीर का गुहा नहीं पाया जाता है उन्हें अगुह्य कहते हैं। जैसे में प्लेस्टिलियंथियमिज। अवय खंडीकरण। कुछ प्राणियों में शरीर का बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। कुछ जो प्राणी होता है उसको दो शरीर बाह्य और आंतरिक रूपों में श्रेणियों में खंडित किया जाता है, ठीक ना। जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है, इसे क्रिया को खंडीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ का शरीर हो गया, ठीक है ना, इसको दो खंड में बांट दिया जाता है। उसके बाद है पृष्ठ रज्जु। मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। तो उधर पृष्ठ रज्जु जो होता है ये मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है और भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठ रज्जु उत्तक प्राणी रज्जुका तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को रज्जुकी कहते हैं। अब है रज्जु या फिर रज्जुकी रज्जुकी और अरज्जु। इनका जो शरीर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है और इन जंतुओं में जीव चक्र किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड के रूप में पाया जाता है। इसमें केंद्रक तंत्रिका होता है। इसमें केंद्रक तंत्रिका खोखला एवं एकल होता है और पृष्ठ रूप से पाया जाता है। हृदय पृष्ठ भाग में होता है, इस हृदय आधार भाग में होता है। सभी कार्डो द्विपक्षीय समिति त्रिकोरीय या देह युक्त होता है। अब है इसमें अब है नॉन कॉर्डर संघ। इसमें पोरीफेरा। इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जाना जाता है।
कहा जाता है इस सदस्य जो सदस्य होता है सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। ये मुक्तः समुद्री होता है, ज़्यादातर असीमित होता है। मतलब ये जो होता है मुक्तः समुद्री होता है और एवं ज़्यादातर असीमित होता है। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु होता है एवं इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर कहा जाता है। इनका जो शरीर जो होता है संगठन कोशिकीय स्तर होता है। इनका शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार से प्राप्त करता है। इनका जो शरीर जो होता है कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जो सुई जैसा नुकीली कांटों स्पंजी फायर जैसे बना होता है। इनका जो शरीर जो होता है कांटों जैसे, देखो इधर फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। आगे है इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाता है। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाया जाता है और इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाला सिस्टम पाया जाता है। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाला सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जल जो होता है इसको महीन छिद्र होता है और इसके अंदर प्रवेश करता है एवं बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जल परिवहन के रास्ते से आहार ग्रहण, श्वसन जैसे गैसों का आदान प्रदान तथा अपशिष्ट का निष्कासन आदि कार्य संपन्न करता है। उदाहरण के लिए साइफा, साइकोन, स्वच्छ जलीय अस्पर्श या अस्पर्श झिल्का। उसके बाद कहा जाता है कि सिलिट्रेट्रा या नीडेरिया। इस संघ के सदस्य जलीय अधिकांश समुद्री स्तनवर्ध या मुक्त रूप में तैरने वाले होते हैं और इसमें समिति पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? समिति। इसमें अस्पारक एवं निडोब्लास्ट पाए जाते हैं जो स्थिर रहने या रक्षा करने तथा शिकार पकड़ने में सहायक होता है। इसमें जो कहा जाता है कि अस्पायरस एवं निडोब्लास्ट पाया जाता है और जो स्थिर रहने या रक्षा करने तथा शिकार पकड़ने के में सहायता भी प्रदान करता है। इनमें उत्तक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इनमें उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और एवं ये द्विकोरिक होते हैं। इसमें कहा जाता है ये द्विकोरिक होता है। शरीर दो आकार रूपों में अर्थात पॉली एवं मेडुसा में पाया जाता है। पॉलिस एवं स्थानबद्ध एवं बेलनाकार रूप में होता है, जिसके अंतर्गत हाइड्रा, एडामेसिया आते हैं, जबकि मेडुसा छतरीनुमा आकार के मुक्त रूप में तैरने वाले होते हैं, जिसके आंतरिक ओरिला या जेलीफिश आते हैं, जिसके आंतरिक में ओरिला और आंतरिक जेलीफिश पाया जाता है। ये हो गया सी एनिमा, मोनहाइड्रा हो गया ये सब। कोरल आदि जाति समूह में ही रहता है। कोरल जो होता है आदि जाति समूहों में होता है और एडेमासिया सी एनेमोना की एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सजीवी संबंध पर दर्शाता है। एडेमासिया जो है ये सी एनीमोन एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सजीवी संबंध बनाता है, ठीक ना। उसके बाद हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त जो होता है अनुपस्थित होता है और श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। श्वसन जो होता है किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से होता है। अब है टीनोफोरा। सामान्यतः इसमें समुद्री अखरोट का कॉम्ब जेली खाते हैं। ये सभी समुद्री अरीज समिति वाले द्विकोरी जीव होता है तथा इसमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन हो पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षाम्भी कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं जो चलने में सहायक होते हैं। जीव दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे उसके बाद कहा जाता है कि प्लेटी हेलीमंथीज। इस संघ के प्राणी पृष्ठ धार रूप से चेष्टा होते हैं, अतः इन्हें चपटे क्रीम भी कहा जाता है। इनका शरीर त्रिकोरी एवं द्विपार्श्व समिति होता है एवं अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनका शरीर जो होता है त्रिकोरी एवं द्विपार्श्व समिति का होता है एवं अंग जो होता है स्तर का शारीरिक संगठन में पाया जाता है, परंतु इसमें वास्तविक देहगुआ नहीं पाया जाता है। इसमें वास्तविक देहगुआ जो होता है नहीं पाया जाता है। इस समूह में अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में
अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसमें अंकुश एवं चूषक पाया जाता है। इसमें अंकुश और चूषक पाया जाता है, ठीक ना। विशिष्ट कोशिकाएं फ्लेम सेल्स प्रासरण एवं उत्सर्जन में सहायता करती है। प्लेनेरिया में पुनरुबद्ध भवन की ऊंची क्षमता पाई जाती है। टीनिया सोलियम फेसिलियो ये सब होता है। लीवर फ्यूलो यकृत क्रीम भेड़ बकरी सूअर आदि यकृत की पीत नली में पाए जाने वाले चपटा क्रीम पाया जाता है इस सब में। अभय नीमेडोटा इन प्राणियों का शरीर अनुपस्थित कांट के में गोलाकार होता है। इनका जो शरीर जो होता है एक गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक ना। और कहा जाता है कि ये मुक्ति जीव जलीय तथा स्थलीय पौधों तथा प्राणी में परजीवी रूप में पाया जाता है। ये जो होता है मुक्ति जीव जलीय तथा स्थलीय अथवा पौधों तथा प्राणी जीवों में परजीवी रूप में भी पाया जाता है। उसके बाद क्या जाता है, ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोरी तथा वास्तविक देह गुहा वाले जीव होता है। ये जो होता है द्विपार्श्व समिति त्रिकोरी तथा वास्तविक देह गुहा वाले जीव होता है। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र अस्तर होता है। इनका शरीर जो होता है संगठन और अंगतंत्र अस्तर होता है। आहार नाल पूर्ण होता है। आहार नाल पूर्ण होता है एवं उत्सर्जन नाल शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है समानता शरीर में बीमारी फैलने वाले परजीवी क्रीम के रूप में जाना जाता है। समानता इनमें बीमारी फैलने वाले परजीवी क्रीम के रूप में जाना जाता है। जैसे हाथी पाव हो गया कि वाहक फलेरिया क्रीम एवं दांत में पाए जाने वाले गोल क्रीम तथा पिन क्रीम होता है। कहा जाता है कि समानता इस बीमारी में फैलने वाले जो परजीवी क्रीम के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। जैसे में हाथी के जो पाव होता है ना उसमें मतलब कि वाहक फलेरिया ये सब क्रीम आता है, ठीक ना। और गोल क्रीम तथा पिन क्रीम पाया जाता है इसमें। उसके बाद कहा जाता है एनेलिडा देखो उधर कहा जाता है इस संघ के प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्री जीव एवं कभी कभी परजीवी भी होता है। एनेलिडा जो होता है, ठीक ना, ये स्थलीय होता है स्वतंत्र जीवी होता है पर कभी कभी परजीवी भी हो जाता है, ठीक ना। वास्तव देह गुहा वाले द्विपार्श्व त्रिकोरीय तथा अंतर स्तर के संगठन को प्रदर्शित करने वाला होता है। ये है केचुआ है। ये हम लोग गांव देहात में जानते हैं केचुआ के बारे में। आगे है इनके शरीर की सतह स्पष्ट खंड अथवा खंडों में बांटी होती है, इसीलिए इसे संघ के एनेलिडा कहा जाता है। उसके बाद है नेरिश में नर तथा मादा अलग होता है। केंचुए तथा जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होता। केंचुआ में दोनों होता है, ठीक है ना। उसके बाद आर्थ्रोपोडा यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। यह जो होता है प्राणी जगत का सबसे बड़ा मतलब कि संघ होता है और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा की ही होता है। द्विपार्श्व समिति त्रिकोरीय तथा प्रगुही होता है तथा इसमें अंगतंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है बल्कि देह गुहाएं ही रक्त से भरी रहती है। कहते इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं पाया जाता है बल्कि देह गुहा ही रक्त से भरी रहती है। रक्त रंगीन होता है तथा रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण हीमोफिलम कहलाता है। ये मतलब कि कहता है इसमें रक्त मतलब कि नहीं भरता ही, इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति रहता है और इसमें लिम्फ कहलाता है। इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है। इनका जो शरीर होता है बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है और शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। ऐसे इनमें संधि युक्त पाद पाया जाता है। उसके बाद है संवेदन अंग जैसे एंटेना नेत्र ये सब संतुलन आदि पाया जाता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं ये तथा ये अधिकांश अंडे देने वाले होता है। नर तथा मादा दोनों पाया जाता है और ये अधिकांशतः अंडे देने वाला होता है। अब है मकड़ी में कहा जाता है सिल्क बुनने वाला अंग होता है। मकड़ी को सिल्क बुनने वाला अंग कहा जाता है और मदद जाला बुनती है। वह है तिलचट्टा में हृदय 13 चैम्बर का बना होता है। तिलचट्टा के जो चैम्बर होता है कितना होता है 13 होता है और यह एक
सेंसोरी हेयर द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। अब है सिल्वर फिश, रजत मीनभास एवं पंखहीन कीट। जोंक, मच्छर, खटमल एवं प्रतिस्पंदन पाए जाते हैं, परंतु यह वार्वों में नहीं पाया जाता है। अब है पेरीपैटम, यह एक अकाशेरुकी है जो ओनिकोफोरम वर्ग में संबंधित होता है। यह एनिलिडा आर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाले लिंक के रूप में जाना जाता है। अब है हॉर्ससुस, एक समुद्री आर्थ्रोपोडा है जो एक केकड़ा न होकर मकड़ी के वर्ग में रिनकनाडा के ज़्यादा करीब माना जाता है। यह भी एक लिविंग फॉलिश होता है। अब इसके बारे में जानेंगे। आवास, क्रिस्टन और मिरियापोडा। इसके बाद है एनेलिडा, इस सब के बारे में जानेंगे। आवास देखो इधर, इसका मुख्यतः जलीय में होता है और इसका जो स्थलीय में होता है, उसके बाद इसका भी स्थलीय होता है। इसका समानता स्थलीय, दुर्बल एवं रूप में जलीय होता है। पादप का जो होता है 5 जोड़े पाद होता है, ठीक ना, पाद के 5 जोड़े पाद होता है। उसके बाद कई जोड़े पाद होता है, इसमें बहुत सारे इसमें पाद होता है। इसमें कहा जाता है कि 4 जोड़े पाद होता है और इसके सेंट में 3 जोड़े पाद होता है। इसमें श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है और इसमें ट्रैकिया के द्वारा होता है। इसमें ट्रैकिया एवं बुगल लंग के द्वारा श्वसन होता है, इसमें ट्रैकिया के द्वारा होता है। झींगा, इसके उदाहरण ये सब है, ठीक है। अब है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। देखो तो ये सब कीट है, मधुमक्खी, ये सब रेशम हो गया और क्या, घरेलू मक्खी, टाइफाइड, हैजा, डायरिया, ये सब आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू मक्खी से क्या क्या बीमारी होता है, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेट फली ब्यूवोनिक फ्लेग होता है, रेड फली से ब्यूवोनिक फ्लेग होता है। सैंड फ्लाई से काला जारा होता है। सीसी मक्खी से अफ्रीकन स्पिलिंग सिकनेस होता है। मच्छर से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये सब होता है। बेड बग से होता है टाइफाइड, बुखार हो जाएगा। अब है मोलस्का, जंतु जगत का यह दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा यह दूसरा जो संघ होता है, ठीक ना। उसके बाद कहा जाता है कि ये प्राणी स्थल अथवा जलीय में होता है, मतलब ये जो होता है प्राणी स्थल और जलीय दोनों में होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व समिति त्रिकोणीय तथा प्रगुहा होता है और इनकी देह गुहा बहुत ही कम होता है। मतलब यह जो होता है द्विपार्श्व त्रिकोणीय प्रगुहा और इनकी जो देह गुहा बहुत कम होता है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। शरीर कोमल होता है, इनका जो शरीर जो होता है कोमल होता है, जो कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका रहता है। इसमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें जो खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं श्वसन तथा उत्सर्जन भी कार्य भी करता है। मुख्य में भोजन जंतु रेतिजीहा पाई जाती है, जो रेती के समान घिसकने का कार्य करता है। मतलब इसका जो शरीर हो, इसका जो इसके मुंह में भोजन हेतु रेतिजीहा होता है, ठीक ना, और ये घिसने का कार्य करता है। सिर पर संवेदन स्पर्क पाया जाता है। सामान्यतः नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए पाइला, सेब, घोंघा, ये सब ओरेस्टा ये सब पाया जाता है। ये सब है फिगर है। मकड़ी का बिच्छू, किडनी, ये सब है। तितली का हो गया, ये सब है। घुन इसको बोलते हैं, दीमक बोला जाता है, दीमक हो गया। एकाइनोडर्मोटा, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना और अंततः कंकाल में पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम इकानोडर्मोटा पड़ा है। इस सभी समुद्री जीव होता है, ये सब जो होता है समुद्री जीव होता है। कैसा होता है? समुद्री जीव। एवं इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ये जो होता है समुद्री जीव होता है एवं इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। ये त्रिकोणीय देहगुहा युक्त प्राणी होता है। इसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। एम्बुलेक्स तंत्र या जल संवहन, इस संघ की विशेषता है जो गमन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन में सहायक होता है। नर एवं मादा पृथक, नर एवं मादा में पृथक, ये सब देखो उधर तारामीन हो गया,
ये सब जो है समुद्री आश्चर्य स्टार फिश हो गया। अब है हेमिकाडोर्टा। इसे पहले कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत उपसंघ के में रखा जाता था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत नॉनो कॉर्डेटा में डाल दिया गया है। ये समुद्री जीव जो क्रीम के समान होता है, ये जो होता है समुद्री जीव होता है और क्रीम के समान होता है। उसके बाद इनका संगठन अंगतंत्र अस्तर होता है और द्विपार्श्व त्रिकोणीय तथा द्विगुहा युक्त होता है। इनका जो संगठन जो होता है अंग तंत्र अस्तर का होता है और द्विपार्श्व समिति त्रिकोणीय तथा द्विगुहा युक्त होता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनका शरीर जो होता है बेलनाकार होता है तथा परिशरीर तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर एवं मादा अलग होता है। इसमें नर और मादा अलग होता है। वेलिनोग्लोसस। अब है कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया। यूरोकार्डेटा, जिसमें सिर्फ लवर की पूंछ की में नोटोकार्ड उपस्थित होता है, जैसे में हो गया सेल्फा हो गया, ये सब आता है। अब है सीफेलोकार्डोटा, इसमें पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोट कार्ड उपस्थित होता है। अब है क्रेस्कू, सिर्फ इसमें भ्रूण अवस्था के समय नोट कार्ड उपस्थित रहता है और वयस्क होने पर यह नोट कार्ड एक स्थल उपस्थित मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। अब है यूरोकार्डेटा में एवं सीफेलोकार्डेटा को एक साथ प्रोकार्डोटा कहते हैं। यह मुख्यतः समुद्री होता है। इस प्रकार सभी क्रेस्कू रज्जु होती है, परंतु सभी रज्जु कोशिकीय नहीं होता है। अब है क्रेस्कू वर्टेब्रेट, 2 भाग में बांटा गया है। एंथेना, एग्नेथा मोटा, ये सब होता है, ये सब है। कांड्रीक्विथिज, धारारेखी शरीर वाले समुद्री प्राणी होता है। ये जो होता है धारारेखी वाला होता है और ये जो समुद्री प्राणी होता है जिनमें पृष्ठ रज्जु चिर अस्थायी रूप से पाया जाता है। इनमें जबड़े शक्तिशाली होता है। इनका जो जबड़ा जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है और ये सभी मछलियाँ हैं जिनका हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है और इनका अंततः कंकाल उपस्थित होता है और इनमें हड्डी नहीं पाया जाता। जैसे सफ़ेद शार्क हो गया इस समय। वायु कोष या बतासे की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहता है। इन प्राणियों में कुछ विद्युत अंग तथा कुछ में विषदत्त में पाया जाता है। कुछ में प्राणियों में विद्युत अंग भी पाया जाता है और कुछ में विषदत्त भी पाया जाता है। ये असमतापी होता है और अधिकांश रज्जु अर्थात बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जैसे में डॉगफिश हो गया, ठीक ना, शार्कफिश हो गया, ये सब आता है। डॉगफिश को स्पेडोनोज शार्क भी कहा जाता है। हैमर हेड शार्क, ब्लू शार्क, ये सब बच्चे को जन्म देने वाली प्रजाति होती है। शार्क विषम पाली पूंछ पाई जाती है जो नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है। ओटिस क्वथिज, इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार की जलीय पाई जाती है। इस वर्ग के जो मछली जो होता है लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार में पाई जाती है। इनका अंततः कंकाल अस्थि होता है। इसमें वायुकोश उपस्थित होता है जो उत्प्लवन में सहायक होता है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। हृदय जो होता है इसका 2 प्रकोष्ठ में बटा हुआ होता है। कितने प्रकोष्ठ में? 2 प्रकोष्ठ में बटा हुआ होता है। मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों रूप में कार्य करता है। ये सभी असीमित होते हैं और एवं अधिकांश अंडा देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जो होता है फ्लाइंग फिश हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, ये सब। अब है उभयचर के बारे में जानना है। ये जल तथा स्थल दोनों में ही रहता है। ये जो उभयचर जो होता है जल तथा स्थल दोनों में होता है और इसमें अधिकांश में 2 जोड़े पैर होता है। इसके अधिकांश उभयचर के 2 जोड़े पैर होता है और एक कुछ में पूंछ उपस्थित होता है। इनकी त्वचा नम होता है और एवं नेत्र पलक भी वाले होते हैं। नेत्र पलक वाला भी होता है। श्वसन फ्लेम फुसफुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। यह हृदय इसमें 3 प्रकोष्ठ में बना होता है। कहा जाता है कि इसका जो हृदय जो होता है 3 प्रकोष्ठ में, कितने प्रकोष्ठ में होता है? 3 प्रकोष्ठ में होता है। ये असीमित प्राणी होता है। इसमें अंड उत्सर्जित हो करता है। उसके बाद है
लंगफिश मत्स्य एवं उभयचर के बीच कीड़ा कड़ी होता है। उसके बाद नेक्टस यूरस जो होता है सेलेमेंडर की एक प्रजाति होता है। उसका मेढक के अंदर एक छोटी छोटी आंत हो जाती है। इस सब मेढक में त्वचा द्वारा सांप लेता है क्योंकि इसकी त्वचा उच्च परागे होता है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है और स्थल वयस्क मेढक के फेफड़े में श्वसन चलता है। अब है सरीसृप के बारे में पढ़ना है। तो उधर ये अधिकांश स्थलीय प्राणी होता है, मतलब सरीसृप जो होता है अधिकांश जो स्थलीय प्राणी होता है और जिनका शरीर शुष्क और शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनका जो शरीर जो होता है शुष्क होता है और शल्क युक्त से ढका हुआ रहता है। ये शल्क केराटिन से बना होता है। इनका जो शरीर जो होता है कजी से बना होता है, केराटिन से बना होता है और इसमें बाह्य कण छिद्र नहीं पाया जाता है। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। मगरमच्छ में कहा जाता है कि हृदय की संख्या कितना है, 4 गो होता है प्रकोष्ठ में, 4 प्रकोष्ठ में बटा हुआ था। और यह सीमित में होता है, अंडे देने वाला होता है। जैसे में कछुआ हो गया, टेट्राइज हो गया, वृक्ष छिपकली हो गया, ये सब। अब है पक्षी। इनका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपरी पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। मतलब पक्षी का जो होता है पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है, ठीक ना। और इसमें चोंच पाई जाती है और इसके कंकाल लंबी अस्थियाँ खोखली होती है। इनका जो कंकाल जो होता है खोखली होता है और वायुकोश युक्त होता है। हृदय पूर्णतः 4 प्रकोष्ठ होता है। इसका जो हृदय में कितना होता है, 4 प्रकोष्ठ होता है, ठीक ना। और ये असीमित होता है। खोया जाता है श्वसन फुसफुस के द्वारा होता है। पक्षी संबंधित नामक वध अंग पाया जाता है। पक्षियों में एक ही अंडा होता है। पक्षियों में कहा जाता है कि एक ही अंडा होता है क्योंकि प्रायः बाह्य अंडा से ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा फेफड़ा एवं वृषण दोनों होता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा विशालतम पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, जो सबसे ऊंचा होता है और अफ्रीका में पाया जाता है। उड़ने में असमर्थ होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पैरों में 2 उंगलियां होती है। इसका जो पैरों के में कितना उंगलियां होता है, 2 उंगलियां। इसके आंखें सिर के तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और स्थलीय कृषकों में इसकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती है। और यह काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला शुतुरमुर्ग अंडे की प्रजाति को अंडे देने वाला सबसे बड़ा होता है। अब है एमूल। यह दूसरा सबसे विशाल पक्षी होता है। एमूल जो होता है दूसरा सबसे विशाल पक्षी होता है और ये जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि इसके जो पैर होता है बहुत मजबूत होता है और इसमें 3-3 उंगलियां पाया जाता है। अब है पेंगुइन। उड़ने में असमर्थ होता है, जलीय पक्षी होता है। ये अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है और इनकी जो सिर्फ एक प्रजाति होता है भूमध्य रेखा के में रहती है। जलीय पक्षी वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। पेंगुइन जो होता है एक उड़ नहीं सकती है और सबसे विशाल पेंगुइन नामक एम्पीरियर पेंगुइन होता है। बत्तख हो गया, राजहंस हंस हो गया आदि ये सब होता है। अब एक छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। ये जो होता है आगे पीछे दोनों उड़ सकता है, एक साथ तेज़ी से दिशा बदल सकता है और इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है और इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होता है। कहा जाता है गुंजन पक्षी जो होता है इसका जो याददाश्त जो होता है बहुत तेज़ होता है, ठीक ना। और ये काफ़ी तेज़ से पंख फड़फड़ाता उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज होता है, 1250। अब है नर मादा कबूतर जो भोजन संग्रहण के काम में आता है। बने एक सफेद प्रसव कोफ्ता दूध अपने नवजात कबूतर को खिलाते हैं। यह दूध एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा को बढ़ाने पर प्रोटीन से युक्त होता है। कबूतर के अलावा फ्लेमिंग एवं नर पेंगुइन में भी अपने पशु को खिलाने हेतु दूध जैसे पदार्थ को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अब है कुटक। पक्षियों में यह स्टर्म के बढ़े हुए भाग के रूप में होता है जो उड़ने में मदद करता है। न उड़ पाने पर पक्षी यह संरचना नहीं पाया जाता है। उड़ने में असक्षम पक्षी शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन ये सब जो होता है। स्तनधारी। अब है स्तनधारी के बारे में। अब स्तनधारी इस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जलीय जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफा में जैसे वातावरण में पाया जाता है। स्तनधारी जो होता है ज़्यादातर, ठीक ना, ये ठंडे भाग, रेगिस्तान ये सब
घास मैदान, अंधेरी गुफा में वातावरण पाया जाता है। इस वर्ग के प्राणी उड़ने तथा पानी पीने में रहने में भी भूख निकल जाता है। कहता है इस वर्ग के कुछ जो प्राणी होता है, ठीक ना, उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूल भी होता है। अब है डायफ्राम। डायफ्राम की उपस्थिति में स्तनधारी का मूलतः लक्षण होता है। इनका सर्वप्रमुख लक्षण दूध उत्पादन करने वाली ग्रंथि का पाया जाता है, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। दो जोड़ी पादप चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने जैसे तैरने उड़ने के अनुकूल होता है। त्वचा पर रोम पाया जाता है। इसमें त्वचा पर क्या पाया जाएगा? रोम पाया जाएगा। और बाह्य कर्णपाल पाया जाता है। इसमें बाह्य कर्णपाल, 2 कान पाया जाता है। और इसका हृदय 4 प्रकोष्ठ होता है। इसका हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। और तथा श्वसन की प्रक्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है। कुछ को छोड़कर भी स्तनधारी बच्चों को जन्म देता है। अंडे देने वाले स्तनधारी प्रोटोथेरियम होता है। फेटेशियम या दंडकाविल एवं स्पाइदिन एंट ईटर या इनमें यूरेनियम ब्लेडर नहीं पाया जाता है, परंतु रोम पाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर अपने शिकार को पकड़ते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करते हैं और शिकार को पकड़ लेता है। ये स्तनधारी सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाता है। ये जो स्तनधारी होता है सरीसृप के बीच के कड़ी माना जाता है। और बच्चे देने वाला स्तनधारी जरायुग होता है। मेटाथेरियम ये जो होता है मर्सुपियल मैमल्स होता है। कंगारू हो गया, माइक्रोपल्स हो गया, इकोल हो गया। यूथेरियम वर्ग कुत्ता, बिल्ली, भालू, पांडा, लोमड़ी, सील, वायरस ये सब होता है। अब है डॉल्फिन, व्हेल, किलर व्हेल, ब्लू ये सब, हाथी, जिराफ ये सब, बकरी ये सब है। और क्या है? समुद्री घोड़ा हो गया, वाल्स हो गया, ये सब। ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी होता है। ब्लू व्हेल जो बहुत बड़ा विशालतम स्तनधारी होता है और विश्व का सबसे विशाल प्राणी होता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। यह पृथ्वी के सबसे बड़ा शावक पैदा करती है एवं जन्म के समय भी यह विश्व की सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। यह जो होता है विश्व की सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। और इसके वजन में प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होता है। इसके प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होता है। जंतु जगत में इनकी शावक वृद्धि की दर सबसे तीव्र होती है। क्रिल के अंतर्गत जूलोप्लैंकिट, किट्स तथा विभिन्न प्रकार की छोटी मछलियाँ इनका भोजन करता है। पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीका हाथी होता है। पृथ्वी पर कहा जाता है विशालतम जो प्राणी होता है जो अफ्रीका में की हाथी होता है। कहाँ की? अफ्रीका के हाथी होता है। और बिना हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय नहीं पाया जाता है, परंतु रीढ़ वाले प्राणियों में होते हुए भी घोड़े एवं चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चमगादड़ में उपस्थित होता है। चमगादड़ मध्य पट उपस्थित होता है, जिसके कारण बाह्यपक्षी से भिन्न होता है। खरगोश सदस्यों का चेतावनी देने हेतु पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार होता है। अब है डायनासोर। करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय क्रेस्कू जीव होता है। इस सरीसृप वर्ग पर के प्राणी होता है। डायनासोर जो है एक सरीसृप वर्ग के प्राणी होता है, ठीक ना, जो ट्रिएसिक काल में पैदा होते हुए भी क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो जाता है। अब है ऑक्रियोटेरिक्स पक्षी जो सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी होता है, जिनमें नकीर, पंख, जबड़े, दांत ये सब रहता है। आगे है अभ्यास प्रश्न है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग। कहा जाता है कि हम लोग जो हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब जो क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना, पहले बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो बिहार दरोगा हो गया, ठीक ना, बिहार पुलिस हो गया। आगे जो एक आने वाला जो एग्ज़ाम है हाल फिलहाल में, इस सब में साइंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है ना। आगे है देखेंगे अब ऑब्जेक्टिव। निम्न में से कौन सा एक प्रकार की मछली होता है? मतलब कहता है कि निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है। एक प्रकार की जो मछली है ये जो था अश्विन है। कौन है? अश्विन। उसके बाद कहा जाता है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका जो श्वसन अंग जो होता है वह तक ट्रैकिया से होता है। किसके होता है? ट्रैकिया से होता है। उसके बाद कहा जाता है कि निम्न में से कौन सी मछली
मछली है, निम्न में से कौन सी मछली है? डॉग फिश। कौन है? डॉग फिश है। उसके बाद कहा जाता है कि निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? निम्न में से कौन सा स्थलचर वन्य प्राणी है? अफ्रीकन हाथी। कौन है? अफ्रीकन हाथी है। उसके बाद कहा जाता है कि एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? मतलब एक पक्षी और कीट के पर क्या होता है? समवृत्ति अवयव होता है। उसके बाद है कीट में क्या क्या होता है? कीट में क्या क्या होता है? कीट में सिर होता है, वक्ष होता है, पेट होता है। उसके बाद त्वचा पर बाल होता है। त्वचा पर बाल जो होता है ये होता है मूलतः चर्म होता है और मृत कोशिकाओं में होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है? समुद्री घोड़ा। उसके बाद कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीप नहीं है? लंगूर। मानव सदृश उद्यम कीप है, इसमें गिविन। कौन है? गिविन। उसके बाद कहा जाता है कि व्हाइट लैंगहॉर्न एक किस्म है जो पाया जाता है कुक्कुट में। किसमें? कुक्कुट में। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आता है। गाय जो है कुल किस में आता है? हिरन में। आगे सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है किसमें पाया जाता है? ये जो होता है स्क्विड। उसके बाद है ऑक्टोपस जो होता है ये जो होता है मोलस्को में होता है। ऑक्टोपस मोलस्को। ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ख़त्म। अब चल पहला चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। और अगला नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका एवं उत्तक के बारे में, ठीक है। तो गुड बाय।